A very good evening students. Welcome to our daily current affair revision session जिसमें हम MCQ के फॉर्मेट में क्या है करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं. Today we are going to take up the current affairs of 29th of July 2026. तो 29th of July एक important date है. पहले तो इसी से start कर लेते हैं that why is 29th of July very very important. 29th of July को क्या है we celebrate what Tiger Day मनाया जाता है. So International Tiger Day is celebrated on 29th ऑफ जुलाई. तो ये आपने याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में भी हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिस्कस किया हुआ. सो प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके थ्रू क्या है वो टाइगर की कॉन्जर्वेशन और टाइगर की पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट इज व्हाट टेकिंग ह्यूज स्टेप्स. तो 1973 में ये प्रोजेक्ट टाइगर आया था एंड इसी के एफर्ट्स के साथ क्या है कंट्री में बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स बने एंड फाइनली क्या है टाइगर की पॉपुलेशन क्या है इंडिया में इंक्रीज हो गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. तो याद रखना है 29 जुलाई को भी सेलिब्रेट टाइगर डे, राइट. So let's move on to the first question. So first question is saying which mathematician became the third woman in the history to receive the prestigious Field Medals in 2026, right? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो तीन चीजें आपने इसके बारे में याद रखनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना फील्ड मेडल कौन से फील्ड में दिया जाता है. तो याद रखना फील्ड मेडल इज गिवन फॉर रिसर्च एंड इम्पोर्टेंट वर्क इन फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स. तो मैथमेटिक्स के फील्ड में ये दिया जाता है फील्ड्स मेडल, राइट. एंड अभी तक की हिस्ट्री में क्या है ओनली 2 वुमेन मैथमेटिशियन हैज वन दिस अवार्ड. तो नाउ एक थर्ड एडिशन हो गया. तो दैट इज व्हाई द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड. तो जब कोई इतना रेयर मोमेंट होता है तो आपको उसको क्या है अच्छे से याद रखना है, दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट. फील्ड्स मेडल के बारे में एक और बात याद रखनी है दैट इसको क्या कहते हैं, इसको नोबेल प्राइज ऑफ मैथ्स भी कहते हैं, राइट. तो इसको क्या है नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स भी कहते हैं फील्ड्स मेडल को. ये भी क्वेश्चन स्टैंड अलोन क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स. सो द विनर ऑफ दिस ईयर्स फील्ड मेडल के 4 विनर्स हैं. उनमें से क्या है वन इज वुमेन. सो होंग वैंग जो है शी इज अ चाइनीज मैथमेटिशियन. सो शी बिलोंग्स टू चाइना एंड शी हैज बिकम द थर्ड वुमेन इन द हिस्ट्री टू गेट दिस व्हाट फील्ड्स मेडल. और फील्ड्स मेडल किसके लिए दिया जाता है अभी हमने डिस्कस किया दैट इट इज गिवन फॉर मैथमेटिक्स, राइट. एंड द अदर विनर्स आल्सो यू कैन सी. सो अदर आर 3 मेल थे एंड वन वाज अ फीमेल मैथमेटिशियन जिनको ये अवार्ड दिया गया. सो यही इट इज ऑल्सो नोन एज द नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स हमने डिस्कस कर लिया. एंड ये भी चीज याद रख सकते हो कि आफ्टर एवरी 4 years ये अवार्ड दिया जाता है बाय द इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन, वो देता है, राइट. Okay, so let's move on to the question number 2. Question number 2 is asking World Nature Conservation Day. तो World Nature Conservation Day कब मनाया जाता है? This is the question. And दूसरी बात आप देखो ये World Nature Conservation Day क्यों मनाते होंगे? What would be the objective to celebrate this day? तो नाम से ही क्लियर है that the motive is to what promote the conservation of the nature, right. तो नेचर को कंजर्व करने के लिए क्या है ये इस नेचर की कंजर्वेशन के रिलेटेड अवेयरनेस जनरेट करने के लिए और कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए ये डे मनाया जाता है. एंड व्हेन इज दिस डे सेलिब्रेटेड तो जल्दी से बताना है. तो बाकी डेट्स भी सारे इंपॉर्टेंट है. 5th जून को क्या होता है. तो 5th जून को क्या होता है अगर आपको याद हो तो 5th जून को क्या है इट इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे. इस दिन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है. 22 अप्रैल को क्या होता है. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट डे. आई एम फॉरगेटिंग कमेंट सेक्शन में बताना है 22 अप्रैल को क्या होता है. 28 जुलाई कल ही हमने डिस्कस किया था, ये भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. ये दोनों आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताने. एंड 16 सितंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं. 16 सितंबर इज वर्ल्ड ओजोन डे. तो ओजोन बहुत डिप्लीट ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही थी तो उसके लिए अवेयरनेस जनरेट करने के लिए तो क्या है वर्ल्ड ओवर क्या था ओजोन डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था 16 सितंबर को, राइट. तो ये 28 जुलाई को ही क्या होगा वर्ल्ड कंजर्वेशन डे होगा. तो व्हाट इज द राइट आंसर. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. सो आई होप दिस इज क्लियर.
And what is the aim of this day? So this day basically what encourages the sustainable use of forest, water, soil, wildlife. तो जितने भी resources हैं उसकी sustainable use की बात करता है. And what do you mean by sustainable use? So whenever we say that sustainable use, or whenever we say the sustainable development, it means you are doing development in such a way that the present में क्या है, development is happening, at the same time what you are preserving resources for the future as well. राइट, तो ऐसी डेवलपमेंट जो आज के लिए भी अच्छी और फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी अच्छी हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट. सो उसकी बात करता है ये वर्ल्ड. तो सस्टेनेबल रिसोर्सेज की यूज की बात करता है वर्ल्ड कंजर्वेशन डे. सो ओके, लेट्स मूव ऑन टू द कॉमनवेल्थ गेम्स. तो कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया के काफी सारे मेडल्स आ रहे हैं. तो कॉमनवेल्थ गेम्स अभी इसका वेन्यू क्या है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, अभी तो आपको रट जाना चाहिए. सो इट इज टेकिंग प्लेस इन व्हाट, ग्लासगो, स्कॉटलैंड. एंड व्हाट वाज द ओरिजिनल वेन्यू ऑस्ट्रेलिया था, राइट. वो सब हमने डिस्कस कर लिया. तो आज किसको मेडल मिला है, तो वो देखते हैं. सो वलूरी अजया बाबू, राइट. इनको क्या है, कौन सा मेडल मिला है? सिल्वर मेडल मिला है. तो एक काम करना है आपने, what you have to do, you have to take one page and you have to make the notes. commonwealth games लिखो and you name the एथलीट का नाम लिखो, और सामने क्या है, मेडल लिखो कि उनको कौन सा मेडल मिला. तो रोज हमारी जो एडिशन हो रही है उसको एक सिंगल पेज नोट में कन्वर्ट कर लो, क्या है, बाद में रिवाइज करना इजी हो जाएगा. सो लेट्स मूव बैक टू द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन इज सेइंग वलूरी अजया बाबू को कौन सा मेडल मिला है? सिल्वर मेडल मिला है. एंड तीसरी जो आपने कॉलम बनाना है, कौन सी गेम में मिला है उनको, राइट. तो कौन सी इवेंट में मिला है, तो दिस इज योर क्वेश्चन. So what is the right answer? So Valluri Ajay has won the silver medal in men's 79 kg weightlifting की कैटेगरी में. क्या है, उनको मेडल मिला है. एंड कितना उन्होंने टोटल वेट पिक किया था? 330 kg वेट पिक किया था. तो ये इतना याद नहीं रखना, बट दिस इज इम्पोर्टेंट कि कौन सी कैटेगरी में. कैटेगरी इज इम्पोर्टेंट. तो वेट लिफ्टिंग में उनका आया. एंड वेट लिफ्टिंग में भी क्या है, देर आर फर्दर कैटेगरीज कि आप कौन सी वेट की कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रहे. तो ही वाज इन 79 kg वेट लिफ्ट कैटेगरी. सो आई होप दिस इज क्लियर. So let's move on to the next question, question number 4, and this is also very very important. ये भी is from Commonwealth Games, but ये important क्यों है? Because this is the first time कि इंडिया ने क्या है, इंडिया के किसी पैरा एथलीट ने भी क्या है, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीता है, राइट. तो आपने नाम याद रखना है. ऋषिकांता सिंह हैज won India's first silver medal. तो पहला मेडल आया by a para athlete. बट कौन सा है, याद रखना, सिल्वर आया. एंड किनका आया है? ऋषिकांता सिंह. तो कौन सी गेम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था जहां पे उनको ये मेडल मिला है? तो याद रखना, ही बिलोंग्स टू द वेट लिफ्टिंग. तो वेट लिफ्टिंग में उनको क्या है, सिल्वर मेडल आया. तो अगर हम वेट लिफ्टिंग की बात करते हैं तो आपको दूसरी भी याद रखना कि वो कौन सी कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो इट वाज मेंस 60 kg वेट लिफ्टिंग कैटेगरी, जिसमें क्या है, सिल्वर मेडल आया है, राइट. एंड दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज this is what oh, I want to make a little bit correction. This is not, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए. दिस इज नॉट द फर्स्ट मेडल इन पैरा. ये पैरा एथलीट नहीं है, सॉरी, यू हैव टू करेक्ट दिस थिंग. ये इनका फर्स्ट जो मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स में, ये वो न्यूज थी. सो मेक द करेक्शन. Okay, this was the thing which was I was talking कि इंडिया का पहला जो पैरा एथलीट जिसने मेडल लाए हैं, तो उनका गोल्ड मेडल ही है, राइट. तो ये याद रखना है, फर्स्ट टाइम किसी पैरा एथलीट ने क्या मेडल लाए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स से, और वो भी कौन सा है, गोल्ड है. तो किनका है, शर्मिला धनकर. एंड कौन सी कैटेगरी में आया, तो ये आपने बताना है. तो ये कौन सी कैटेगरी में इनका गोल्ड मेडल आया है. सो दिस इज व्हाट द आंसर इज, व्हाट, विमेन्स शॉटपुट F57 कैटेगरी में शी हैज won the gold medal.
एंड ये हमारे लिए हिस्टोरिक क्यों है, क्योंकि ये कॉमनवेल्थ गेम्स की हिस्ट्री में इंडिया का पहला पैरा एथलेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट, शी हैज बिकम द फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट, राइट। तो ये आपने याद रखना है, वो पुराने क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, उसको करेक्ट कर लेना है। Okay, so next question is also from sports, and this is from the International Shooting Federation का World Cup हुआ है. So International Shooting Federation के World Cup जो 2026 में हुआ है, उसमें ईशा सिंह has won द गोल्ड मेडल। तो ईशा सिंह का क्या है, ईशा सिंह इंडिया से है, इनका क्या है, गोल्ड मेडल आया है। तो कौन सी कैटेगरी में शी वाज फाइटिंग, लाइक पार्टिसिपेटिंग। तो जब भी शूटिंग की गेम्स होती है तो उसमें हम कैसे देखते हैं कि कौन सा कौन सा गन दे वर यूजिंग एंड कितने डिस्टेंस से यूज कर रहे थे, तो वो दोनों कैटेगरीज इंपॉर्टेंट होती है। तो इज इट वाज पिस्टल या राइफल और कितने मीटर से, तो वो दोनों इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, तो ईशा सिंह का गोल्ड मेडल आया है, तो आपने याद रखना है शी हैज वन इन द 25 मीटर पिस्टल कैटेगरी में उनका गोल्ड मेडल आया है। एंड जो ब्रॉन्ज मेडल आया है वो भी इंडिया का ही है। एंड मनु भाकर को क्या है, शी इज ऑल्सो वेरी गुड प्लेयर हमारी शूटिंग से, तो इनका क्या है, इनका ब्रॉन्ज मेडल है। और ईशा सिंह का क्या है, इनका 25 मीटर पिस्टल शूटिंग में क्या है, शी हैज वॉन द गोल्ड मेडल। तो ये आपने याद रखना है। Okay, let's move on to the next news. Question number question number seven. Question number 7 is asking, why did Sri Jagannath Temple Administration move to trademark terms such as Jagannath Dham and related sacred symbols? तो क्या है वो ये सारी terms को क्या है ट्रेडमार्क क्यों कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी चीज को ट्रेडमार्क करते हैं, कॉपीराइट्स करते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट का रीजन क्या रहता है, उसका रीजन ये रहता है कि आपकी जो है प्रॉपर्टीज या जो भी आपका कॉमर्शियल एस्पेक्ट है उसमें उसको कोई मिसयूज ना करे। तो वही कॉन्टेक्स्ट के साथ, टू प्रिवेंट द कमर्शियल मिसयूज एंड प्रोटेक्ट द टेम्पल्स कल्चरल आइडेंटिटी, क्या है, द जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन हैज डिसाइडेड टू ट्रेडमार्क दीज थिंग्स, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। So let's move on to the next question. Question number 8. Question number 8. So question number 8 is saying, which ministry announced major policy reforms for Indian Coast Guards? तो Indian Coast Guards के लिए कुछ क्या है, policy reforms आए हैं। एंड ये policy reforms इसलिए आए हैं so that maritime security है जो कंट्री की उसको और strengthen किया जा सके। तो क्या है, इंटरनेशनल जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उनके लिए कुछ क्या है, पॉलिसी रिफॉर्म्स आए। तो कौन सी मिनिस्ट्री ये पॉलिसी रिफॉर्म्स लेके आई है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपने याद रखना, इंडियन कोस्ट गार्ड है जो ये किसके अंडर आता है, दिस कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आएगा तो इसके जो पॉलिसी चेंजेस होंगे वो सारे भी कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही करेगा। सो आंसर ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो मैरीटाइम रिफॉर्म्स लाए गए हैं इन द इंडियन कोस्ट गार्ड, तो ये आपने याद रखना है। So what? Moving on to question number 9, it is asking which Indian state has deployed Anam AI smart weather stations? तो क्या है, Anam AI स्मार्ट वेदर स्टेशंस लगाए गए हैं किसी स्टेट में, राइट। तो कौन सी स्टेट है जिसमें ये वेदर फोरकास्ट के लिए ये स्टेशंस बनाए गए हैं। तो बेसिकली आपने याद रखना है दैट दिस स्टेट ऑफ केरला हैज कम अप विद 100 days एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो क्या है, केरला गवर्नमेंट क्या है, दे हैव स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट जिसमें क्या है, उन्होंने 100 day का टारगेट लिया है एंड दे आर व्हाट ट्राइंग टू कन्वर्ट देयर एग्रीकल्चर इनटू व्हाट, climate smart. What do you mean by climate smart? Climate smart मतलब है you align your agriculture with the climate, right? तो जब रेनफॉल है then you are sowing, राइट। तो आपको क्या है, इरिगेशन करने के लिए इजी रहेगा, रेनफॉल से ही आपका इरिगेशन हो जाएगा, राइट। आपको अलग से वाटर सप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो क्या है, ऐसी ऐसी चीजें। सो यू जहाँ पे जो क्रॉप अच्छी हो सकती है, जिस सॉइल की जो क्या है फर्टिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप सॉइल टाइप की फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग आप क्या है क्रॉप्स ग्रो करो।
तो ये क्या हो जाएगा, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो यू आर वर्किंग विद नेचर। तो ऐसा जो प्लान है लेके आई है केरला गवर्नमेंट अंडर दी 100-day एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। उसके लिए क्या है, अब क्लाइमेट के जो आपका जो वेदर है उसकी आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि आज क्या वेदर रहेगा, कल क्या रहेगा, देन ओनली यू कैन टेक टाइमली एक्शंस। तो उसके लिए क्या वेदर स्टेशन लगाए गए हैं जिनका नाम है अनम एआई स्मार्ट वेदर स्टेशन। तो ये कौन सी स्टेट ने लगाए हैं, तो अब आपको आंसर पता चल गया दैट दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ what Kerala government. So what Kerala has deployed Anam AI smart weather stations under its 100-day action plan to promote climate smart agriculture. तो ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करेंगे टू प्रोवाइड द वेदर फॉरकास्ट फॉर द फार्मर्स। तो टाइमली क्या है, उनके पास रियल टाइम वेदर डेटा रहेगा जो फार्मर्स को हेल्प करेगा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए, राइट। सो क्या है, उनकी बेटर दे कैन डू बेटर इरिगेशन, सोइंग, फर्टिलाइजेशन, सब क्या है बेटर हो सकती है इफ यू हैव टाइमली वेदर इंफॉर्मेशन। तो उस पर्पस के लिए क्या है ये लगाया गया है, राइट। So let's move on to question number 10. Question number 10 is saying that India and China resumed the border trade through the Nathula Pass. तो नाथुला पास जो क्या है, फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स ये बंद था बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो इसको क्या है 1 अगस्त 2026 से फिर से ओपन कर दिया है। तो नाथुला पास जो है ये कौन सी इंडियन स्टेट में लोकेटेड है। तो पहली बात आपने याद रखना है, इट कनेक्ट्स व्हाट, इंडिया टू द चाइना। तो इंडिया और चाइना को कनेक्ट करता है ये। एंड ये क्या है, वही ट्रेड रूट फॉलो करता है जो एंशियंट टाइम पे सिल्क रूट था। तो एंशियंट सिल्क रूट में का पार्ट है ये नाथुला पास, राइट। तो इसको क्या है फिर से रिवाइव किया गया है। एंड ये कौन सी स्टेट में है, तो याद रखना इट इज सिक्किम। सो वाया सिक्किम इट कनेक्ट्स इंडिया टू चाइना। सो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। ये तो हमने चलो स्टार्टिंग में बात कर ली थी। इंटरनेशनल टाइगर डे स्टूडेंट्स कब होता है, तो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 29 जुलाई। हमने क्या है प्रोजेक्ट टाइगर की भी बात करी थी। एंड व्हाट आई टोल्ड यू कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, टाइगर कंजर्वेशन के लिए क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम अप विद प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973, राइट। एंड 1973 के बाद क्या है, टाइगर रिजर्व इंडिया में बनने शुरू हो गए। तो टाइगर कंजर्वेशन के लिए क्या बनाए हमने, टाइगर रिजर्व्स बनाए। अब इन टाइगर रिजर्व्स को मैनेज कौन करता है, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर बॉडी है दैट वर्क्स फॉर दी, इनकी पूरी मैनेजमेंट और इसकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन करती है। एंड व्हाट इज दिस बॉडी, दिस इज बॉडी इज नेम्ड एज एनटीसीए। एनटीए स्टैंड फॉर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो ये जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है ये टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर को इम्प्लीमेंट करती है और टाइगर रिजर्व्स का पूरा मैनेजमेंट देखती है, राइट। एंड ये जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसके बारे में भी आपने याद रखना है दैट इट इज व्हाट, ये किस टाइप की बॉडी है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी है। एंड अगर स्टेचुटरी बॉडी है तो कौन से एक्ट के अंडर बनी है, तो आपने याद रखना दिस इज व्हाट क्रिएटेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1972 में आया था उसके अंडर बनाई है हमने एनटीसीए। और ये एनटीसीए कब बनाई गई थी, इन द ईयर 2005 दिस एनटीसीए वाज फॉर्म्ड, राइट। तो याद रखना है, इज इट क्लियर। तो टाइगर इंपॉर्टेंट, टाइगर से इंपॉर्टेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन थी आई हैव गिवन, यू कैन नोट इट डाउन। So when is International Tiger Day celebrated? So option A is the correct answer, 29th of July, right? So I hope this is clear. Let's move on to the question number 12. Question number 12 is saying that Gujarat has newly launched E0 FIR system. तो ये भी आ सकता है E0 FIR system to address cyber frauds. तो साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड्स बेसिकली, तो जो ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, राइट, आपका फोन करके ओटीपी मांगा और क्या है बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए, राइट। तो इस टाइप के जो साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं इसको क्या है कर्ब करने के लिए, इसको एड्रेस करने के लिए क्या है गुजरात की गवर्नमेंट हैज कम अप विद। तो कौन सी गवर्नमेंट, कौन सी स्टेट का ये इनिशिएटिव है, याद रखना ये गुजरात गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। एंड क्या इनिशिएटिव है, दे हैव लॉन्च व्हाट, E0 FIR।
तो अगर आप ध्यान से समझो तो आप पूरा समझ जाओगे। व्हेन इट इज सेइंग दैट E0 FIR, तो क्या है, आपको किसी भी पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। आपके FIR क्या है, अब घर से ही क्या है, यू कैन रजिस्टर इट व्हाट, ऑनलाइन। तो आप क्या है, घर से ही फ्रॉम होम, एट होम यू कैन व्हाट, फाइल एन FIR। आप एक FIR फाइल कर सकते हो ऑनलाइन डिजिटली। So this is what, this is the concept of E0 FIR। एंड ये किस स्टेट ने लॉन्च करी है, ये भी याद रखना है, गुजरात ने लॉन्च करी है। एंड किस क्राइम को एड्रेस करने के लिए, तो टू एड्रेस द क्राइम्स रिलेटेड टू द साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड्स। सो आई होप ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस इज क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे एक्सप्लेनेशन लिखिए जो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया है। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज रिलेटेड टू अचीवमेंट जो चाइना ने कर लिया है। सो चाइना रिसेंटली कंप्लीटेड टेस्टिंग ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्यूजन मैग्नेट विच इज अ की कंपोनेंट ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्टर। तो क्या है, इस न्यूज को समझने के लिए पहले आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा व्हाट इज China basically trying to do, तो then only you can what give the answer to this question। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। ओके, सो इसको समझने के लिए पहले क्या हमें थोड़ा सा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टूडेंट्स वो रिएक्शन है जिसमें आप क्या है, कोई दो लाइट एलिमेंट्स लेते हो, राइट। कोई किसी लाइट एटम के आप क्या दो एलिमेंट्स लेते हो और उनको कंबाइन करते हो और क्या है, एक कोई हैवी जो है एटम बनाते हो, राइट। तो जब बहुत फॉर एग्जांपल यू टेक द एग्जांपल ऑफ फ्यूजन रिएक्शन इन सन। तो आप क्या है, हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन इज व्हाट, हाइड्रोजन इज अ लाइटर एलिमेंट। तो आप हाइड्रोजन के एटम्स लेते हो एंड यू कंबाइन हाइड्रोजन विद हाइड्रोजन एंड दिस, ये इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होगा एंड उस केमिकल रिएक्शन से क्या बन जाएगा, हीलियम बन जाएगा, राइट। तो ये क्या है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन आर देयर व्हाट, लाइट एटम, लाइटर एटम्स है। इनकी केमिकल रिएक्शन करवाई आपने और इनको क्या है, कंबाइन किया। तो केमिकली आपने इनको क्या है, कंबाइन किया। जब आपने इनको केमिकली कंबाइन किया तो एक न्यू एलिमेंट बन गया हीलियम। लेकिन ये हीलियम क्या है, इससे क्या है, कंपैरेटिवली हैवियर एलिमेंट है। तो ये जो रिएक्शन है, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से कंबाइन करके आपने एक हैवी एलिमेंट बनाया हीलियम। तो ये तो हीलियम तो बनेगा लेकिन इसके साथ में क्या है, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगा, राइट। सो ये जो एनर्जी रिलीज है वही सोर्स है सन की एनर्जी का। तो बेसिकली क्या है, सन के बीच में भी क्या हो रही है, फ्यूजन रिएक्शन हो रही है जिसमें दो हाइड्रोजन मिलके एक नया हीलियम का एटम बना देते हैं और बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, राइट। उसी से सन चल रहा है, राइट। तो ये जो रिएक्शन है, लेकिन एक हाइड्रोजन को दूसरे हाइड्रोजन में या किसी भी दो लाइट एलिमेंट्स को जो केमिकली जोड़ने की जो एक्टिविटी है, ये एनर्जी तो बहुत प्रोड्यूस करती है। तो अगर सोचो कि इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो इसकी हम कितनी यूज कर सकते हैं। तो हमारी सारी जो प्रॉब्लम्स का हल हो सकता है, हर चीज के लिए क्या है, वी कैन यूज व्हाट, फ्यूजन रिएक्शन कराओ, एनर्जी प्रोड्यूस करो और सब चीजों को क्या है, आप चलाते जाओ। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, आप एक सस्टेनेबल वे से प्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन अब हम ऐसा कर क्यों नहीं पा रहे, व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम ये है कि ये जो दो लाइट एलिमेंट्स है, जब इनको केमिकली कंबाइन करना होता है इस रिएक्शन को करवाने के लिए, दिस रिएक्शन रिक्वायर्स वेरी 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 हाई टेम्परेचर। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए। सन का टेम्परेचर क्या है, 150 मिलियन सेल्सियस से भी ज्यादा है। तो उतने लेवल का टेम्परेचर चाहिए। उतना लेवल का टेम्परेचर होगा तभी दो एलिमेंट्स क्या है, आपस में केमिकली कंबाइन होके दूसरा एलिमेंट बनाएंगे, राइट। अभी किसी हीलियम को तोड़ के हाइड्रोजन बनाना इज इजी, राइट। इसमें उतनी एनर्जी नहीं लगेगी जितनी एनर्जी हाइड्रोजन को हाइड्रोजन में ऐड करके हीलियम बनाने में लगेगी। तो फ्यूजन रिएक्शन करवाने की सबसे बड़ी, उसके फायदा तो बहुत ज्यादा क्योंकि उससे बहुत एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि उसको कराने के लिए आपको बहुत बहुत एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है अचीव कर पाना, राइट। तो यही सोच सोच के कि अच्छा ये
उसमें एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, कैसे हम करें कि हम ये बहुत हाई टेम्परेचर क्या है अचीव कर लें और ये हम फ्यूजन रिएक्शन करवा लें। तो इसके ऊपर ये बहुत सारी कंट्रीज क्या रिसर्च कर रही थी और चाइना भी वाज वन ऑफ द कंट्री जो बहुत देर से इसी पे एफर्ट कर रही है कि हम भी क्या है बहुत हाई टेम्परेचर क्रिएट करके ये वाला फ्यूजन रिएक्शन करवा ले और क्या है बहुत हाई एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं और क्या है चाइना की सारी एनर्जी नीड्स उससे पूरी होती जाए। तो इस चाइना ने इस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा है, प्रोजेक्ट सन, तो आर्टिफिशियल सन। तो बेसिकली क्या है वो कह रहे हैं हम सन के जैसा सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, तो हम क्या बेसिकली अपने लिए एक आर्टिफिशियल सन बनाएंगे। जब वो कहते हैं आर्टिफिशियल सन बनाएंगे उसका क्या मतलब है कि हम फ्यूजन रिएक्शन कराएंगे और बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और उसको यूज करेंगे अपनी एनर्जी डिमांड्स को कंप्लीट करने के लिए, राइट। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में चाइना ने कुछ चीजें करी हैं, तो उसी में एक चीज बनाई है जिसका नाम है टोकामैक रिएक्टर। तो ये टोकामैक रिएक्टर क्या है, टोकामैक रिएक्टर वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है जो हमें एग्जिस्ट कर रही है। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है कि बहुत हमें एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर चाहिए, तो हमें क्या एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर चाहिए, तो वो हम अचीव नहीं कर पा रहे। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए चाइना केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टोकामैक रिएक्टर। तो टोकामैक रिएक्टर क्या है, बेसिकली आप क्या करते हो जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा, पहले ये बात याद रखनी, बहुत ज्यादा जब हाई टेम्परेचर हो जाता है 150 मिलियन डिग्री के आसपास का जब टेम्परेचर जो कि सन में है, अगर इतना टेम्परेचर होगा तो कोई भी जो मैटर है, कोई भी जो मटेरियल है वो मेटल की फॉर्म में नहीं रहेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी फॉर्म उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो मैटर की स्टेट चेंज हो जाएगी, तो वो मैटर सॉलिड या लिक्विड जिस भी स्टेट में है उससे चेंज होके वो क्या बन जाएगा, वो प्लाज्मा की स्टेट में चला जाएगा। ये भी क्या है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, तो प्लाज्मा बन जाएगा। प्लाज्मा क्या है, वो प्लाज्मा इज अ फॉर्म ऑफ गैस विच इज वेरी वेरी हॉट एंड दैट इज इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है वो गैस, तो वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन तो ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, प्लाज्मा में भी आप कन्वर्ट कर लो, बट प्रॉब्लम ये है कि दुनिया में कोई भी ऐसा सॉलिड मटेरियल एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें आप इस प्लाज्मा को स्टोर कर सको। तो ये कोई भी जो आपका मटेरियल है, कोई आयरन, कोई डायमंड, कुछ भी ऐसा आपके पास मटेरियल नहीं है जिसमें आप क्या है प्लाज्मा को होल्ड कर सको। तो जब आप मैटर को इतना टेम्परेचर दे के, हाई टेम्परेचर दे के आप प्लाज्मा में कन्वर्ट करके उसको किसी चीज में रख ही नहीं सकते। अगर आप किसी चीज में रख पाओगे नहीं, तो आप नेक्स्ट फ्यूजन रिएक्शन के नेक्स्ट स्टेप्स कैसे करोगे, राइट। तो यही प्रॉब्लम थी। तो व्हाट हैज China done? So they have done what? They are using the concept of what magnetic field. तो magnetic field में वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली उन्होंने एक रिएक्टर बना लिया है इस शेप का, तो डोनट के शेप का एक रिएक्टर बना लिया जिसमें वो क्या है यूज करे मैग्नेटिक फील्ड का। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है कि वो प्लाज्मा को क्या है घुमाता रहता है और इस तरीके से मूव करता रहता है कि वो सस्पेंडेड फॉर्म में उस रिएक्टर में ऐसे मूव करता रहेगा और वॉल्स को टच नहीं करेगा, क्योंकि वॉल्स को टच करेगा तो वॉल्स क्या बर्न हो जाएंगी, राइट। तो वो उसको होल्ड नहीं कर पाएंगी। तो सोल्यूशन क्या निकाला हमने कि इसको हमने हवा में घुमाते रहना है, किसी भी मटेरियल के साथ टच नहीं करना। तो ये करने के लिए क्या है, आपको क्या चाहिए, टोकामैक रिएक्टर चाहिए जिसमें बहुत पावरफुल आपको मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है, जिसकी वजह से ये क्या है ऐसे घूमता रहेगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इतने लेवल का कहाँ क्रिएट होगा, उस रिएक्टर का नाम है टोकामैक रिएक्टर। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो फाइनली क्या है, इस टोकामैक रिएक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड यूज करने के लिए मैग्नेट चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आएगा, मैग्नेट से आएगा। तो टोकामैक रिएक्टर में मैग्नेटिक फील्ड से आपने अगर प्लाज्मा को सस्पेंड करना है तो आपको क्या चाहिए, मैग्नेट। तो वो जो मैग्नेट है फाइनली क्या है चाइना ने बना ली है, दैट इज व्हाई दिस थिंग वाज इन न्यूज। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट्स मूव बैक टू द न्यूज। सो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो इट इज आस्किंग, चाइना ने रिसेंटली कंप्लीट करी है टेस्टिंग ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्यूजन मैग्नेट, राइट। एंड ये जो फ्यूजन मैग्नेट है विच इज अ की कंपोनेंट ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्टर। तो अभी आपको मैंने बताया ये जो मैग्नेट है ये जो इससे क्या क्रिएट होगी, मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, दे विल व्हाट, कीप द प्लाज्मा सस्पेंडेड। और प्लाज्मा को सस्पेंड करके हमने रखना किसमें, होल्ड किसमें करना है, होल्ड करना इन टोकामैक रिएक्टर।
तो यही पढ़ा है। तो ये बेसिकली जो मैग्नेट है ये किसके लिए यूज होगा, ये यूज होगा किसमें, टोकामैक फ्यूजन रिएक्टर में यूज होगा। तो आई होप आपको ये न्यूज क्लियर होगी, थोड़ी सी टेक्निकल थी बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन। So this was all from my side, students. I will show you the overview page. So this is the overview of today's class. तो यहाँ पे आपने वीडियो पॉज करनी है और सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करनी है एंड यहीं पे रिवाइज कर लेना है. I hope you are liking the initiative. If you are liking, please like and share the video. Thank you so much, students. Let's meet tomorrow at the same time. Have a great day.